हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो मैच होने वाला है हमारा 28 को पहला T20, उसका छोटा सा एक स्क्वाड एनालिसिस भी कर लेंगे। वो तो हमने पहले भी किया था, लेकिन चलो एक दफ़ा और उसको रिविजिट कर लेंगे। और दूसरा जो है हम अपनी प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है मैं वो सजेस्ट कर दूंगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो आज हुई है, इसने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दी और शुक्र है दे दी, और वो है माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो आज हुआ ये है कि माइक हैसन जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया और उन्होंने से कुछ 3 सवाल हुए हैं। अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो पहला सवाल हुआ है बाबर पे और फ़खर पे, ये दोनों मिला के एक सवाल हुआ है। दूसरा सवाल हुआ है सुफियान मुकीम पे, और तीसरा सवाल हुआ है कि हम अपना स्क्वाड आके कैसे शेप अप करता हुआ देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, जो कि होने वाला है फरवरी मार्च के आसपास। तो पहला सवाल जो था बाबर के बारे में कि जी हमने बाबर को जो चांस दिया है और फ़खर को जो T20 से हटा दिया है, ये क्या है। तो उस पे माइक हेसन ने ये कहा कि हमने फ़खर को आउट ऑफ प्लान्स नहीं किया है, ठीक है। फ़खर के गेम में उसको कुछ बेहतरी लाने की गुंजाइश लग रही थी, जिसकी वजह से उसने कहा कि हम मुझे T20 से हटा दो ताकि मैं अपने आप को ODI के लिए प्रिपेयर कर लूँ। और उस T20 का जो स्पेस निकला उसमें हमने बाबर को मौका दे दिया। तो मुझे ये बहुत रीजनेबल जवाब लगा उसका। और उसने ये कहा कि हम इसको इस तरह चेक भी कर लेंगे, कहा तो नहीं उसने, मकसद उसका यही था कि हम इसको मौका दे देंगे तो ये चेक हो जाएगा कि जी इसकी फॉर्म क्या है और कैसे खेल रहा है बाबर और कैसे कोप अप करता है। और उसके बाद उसने $1 मिलियन जुमला बोला, जो कि मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था एज अ फैन। और वो ये था कि बाबर 1 डाउन की पोजीशन लेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। ये जितना भी सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन से चल रहा था ना कि यार वो ओपनर खेलेगा, भाई मुझसे ये बात हजम नहीं हुई थी यार। मैंने अपनी 2 वीडियो में तो चीख लिया जितना चीखना है, मेरे से ये हजम नहीं हुई थी। खैर बहरहाल अभी इस पे और बात करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को और डिस्कस कर लें। दूसरा उससे सवाल किया कि जो है सुफियान मुकीम का क्या आपको लगता है कि उसको क्यों हटाया गया। तो उन्होंने कहा कि जी हम एक और एक्साइटिंग टैलेंट को मौका देना चाहते थे वर्ल्ड कप से पहले। स्पिन कंडीशंस होंगी तो जाहिर बात है हमें और स्पिनर्स चाहिए होंगे, तो हमने सोचा कि हम उस्मान तारिक को मौका देते हैं, एक्साइटिंग टैलेंट है और लेट्स सी कि वो क्या करता है। मीनवाइल हम ये भी चाहते थे कि सुफियान मुकीम अपना आप को थोड़ा पॉलिश करे, डोमेस्टिक खेले। शायद उसने बातों में थोड़ा सा एतराज़ भी किया कि शायद अभी तक उसने कोई मैच खेला नहीं है, इसको उसको थोड़ा सा एतराज़ हुआ। मतलब से कहा नहीं कि मुझे एतराज़ है, लेकिन उसने ये इस बात को बाय द वे कह दिया कि अभी तक उसने मैच खेला नहीं है। और फिर थर्ड जो सवाल था वो ये था कि जी हाउ डू यू सी द स्क्वाड शेपिंग अप फॉर द T20 वर्ल्ड कप। तो उसने ये कहा कि ये जो हमारा टूर्नामेंट हो, ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही है, उसके बाद जो ट्राई नेशन हो रही है, इसके बाद वी विल बी प्रीटी मच इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि हमारी 11 या हमारा स्क्वाड जो है वो क्या हो सकता है। अच्छा, उस्मान खान के बारे में भी एक छोटी सी बात की। उसने कहा कि जी हम उसको भी मौका देना चाहते थे। हारिस के बारे में भी एक छोटा सा उसने टच किया टॉपिक के। हारिस ने खुद रियलाइज किया कि जी हम मुझे जो मौके मिले उसको मैंने अवेल नहीं किया, तो हमने उस्मान खान को यहाँ पर मौका दिया है और देख रहे हैं कि वो कैसे परफॉर्म करता है। इस तरीके से उसने बात करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद ना मुझे एक आइडिया होता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बंदे को समझने की कोशिश करता हूँ। पूरा हमने एशिया कप कवर किया, हमने ट्राई सीरीज मैंने देखी, एशिया कप का एक एक मैच देखा। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि जो माइक हैसन जो है ना, ये है वैसे एक ऑनेस्ट आदमी, इसमें ऑनेस्टी है। आपके व्यूज़ फ़र्क हो सकते हैं उससे। एक इंसान है वो ये बिलीव करता है कि यार ऑलराउंडर ज़्यादा होने चाहिए, उसकी उसकी सोच है। सोच से इनकार हो सकता है आपको, डिसऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है। ये तो हमारे अपने जो लेजेंड्स जब बनते हैं, कोच और सिलेक्टर, ये नहीं क्लैरिटी से बात करते, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है ना छोटी बात करके काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे देता है। बाबर आजम के बारे में पहले भी जब सवाल हुआ, उसने कहा जी इसकी टेक्निक का हमें ये मसला है और हम चाहते हैं कि ये वापस आए तो इस सब चीज़ों पे काम करके आए। आज उससे सवाल हुआ कि जी वो
टेक्निक वगैरह का मामला जो है वो कवर हो गया। तो उसने कहा कि हम उसको इसी वजह से मौका दे रहे हैं कि उसने अपनी फॉर्म दिखाई है टेस्ट में, और दूसरा ये कि अब फ़खर जो है वो थोड़ा एक जगह छोड़ रहा है, अपनी स्पेस छोड़ रहा है वो T20 में, तो हमने उसको फिल करने के लिए यहाँ पे इसको मौका दे दिया। जवाब बहुत अच्छा दिया था उसने। वरना वो चाहे इसी चीज़ पे रहते कि जी जो आपने बोला था क्या उस पर वो पूरा उतरा, लेकिन उसने ये बताया कि स्पेस निकली, उस स्पेस को हमने बाबर आजम से कवर किया। तो जवाब बड़ा सही दिया। मुझे ओवरऑल सही आदमी लगता है यार। अब बाकी रिजल्ट देना है ना देना वो तो खैर किस्मत की बात है, लेकिन आदमी ठीक है काफ़ी हद तक। अच्छा, अब जरा एक स्क्वाड को ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी अपनी 11 पे मैं बात करूंगा कि मैं 11 क्या समझता हूँ। अच्छा, पहले तो आ जाओ इस पर, हमारे साउथ अफ्रीका के स्क्वाड पे आ जाओ। पहले पहला तो इनका बंदा है डोनोवन फरेरा, जो इनका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और कप्तान है। मिलर हट गया है, जेराल्ड कोटजी हट गया है, तो मिलर की जगह ये कप्तान आया है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। इसका मैंने उस पे टोटल देखा था, ये अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल लेता है, ठीक ठाक तेज प्लेयर है। मैंने उसको वैसे खेलते देखा नहीं है बाय द वे। अच्छा, उसके अलावा डोनोवन फरेरा, ऑटनील बार्टमैन बॉलर है ये। फिर कॉर्बन बॉश, ये ऑलराउंडर है। मैथ्यू ब्रेड्स की, ये बैट्समैन है, इसने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाले मैचेस में। और डिवाल्ड ब्रेविस है। फिर नांद्रे बर्गर है, ये इनका फास्ट बॉलर है। फिर क्विंटन डिकॉक, ये कीपर आ जाएगा। टोनी डिजोर्जी, ये बैट्समैन है ओपनिंग। रीजा हैंड्रिक्स, ये वन डाउन और ओपनिंग दोनों में खेलता है, जबरदस्त बैट्समैन है, पाकिस्तान को बहुत मारता है भाई ये। और उसके बाद जॉर्ज लिंडे है, ये स्पिनर है। और फिर लुंगी एंगिडी, ये फास्ट बॉलर है। नकाबा पीटर, मैंने इसको सर्च किया था इंटरनेट पे। तो ये जैसे साउथ अफ्रीका में हमारी PSL होती है ना, साउथ अफ्रीका में भी जो लीग होती है, ये वहाँ खेलता है। मुझे बस एक रीजनेबल स्पिनर लगा, कोई बहुत खास इसमें कोई चीज़ नहीं थी। अब मैच में कुछ कर जाए हमारे खिलाफ तो हम तो हीरो बनाने में मास्टर है ना, लेकिन वैसे मैंने इसमें कोई ऐसी खास चीज़ देखी नहीं। फिर है लोआन डी प्रेटोरियस, ये बैकअप विकेट कीपर है क्विंटन डिकॉक का। और उसके बाद एंडिले सिमिलैन, ये एक फास्ट बॉलर है, ठीक है। यंग है ये बहुत ज़्यादा, बाय द वे। आप कह लो कि अगर बहुत ज़्यादा यंग पिक्स में से कोई है तो वो यही है, पीटर और सिमिलैन, ये यंग पिक्स में से हैं। और फिर आपका लिजार्ड विलियम्स है, ये अच्छा बॉलर है, ये तेज़ बॉलर है, 140 प्लस का बॉलर है, ठीक ठाक तेज़ बॉलिंग करता है। एज मेरा ख्याल से अराउंड 30 प्लस है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, तेज। मैंने इंटरनेट पे देखा था, उसकी बॉलिंग अच्छी है। 140 प्लस पेस है इजीली, और पाकिस्तान में पिंडी की विकेट्स पे और अच्छा पेस जनरेट करेगा। तो ये इनका स्क्वाड हो गया। अच्छा, हमारे स्क्वाड पे आ जाओ। तो हमारे स्क्वाड में सलमान अली आगा कप्तान, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अब्दुल समद, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अबरार अहमद स्पिनर, बाबर आजम बैटर, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर। उसके बाद हसन नवाज बैट्समैन मिडिल ऑर्डर, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर मिडिल ऑर्डर, मोहम्मद वसीम बॉलर, नसीम शाह फास्ट बॉलर, साहिबजादा फरहान टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, साइम अयूब टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, सलमान मिर्ज़ा बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, शाहीन शाफरी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उस्मान खान, ये अगेन हमने एक कीपर का ऑप्शन रखा है अपने पास। और फिर उसके बाद उस्मान तारिक। अच्छा, हम लोगों ने ना कोई विकेट कीपर बैकअप ऑप्शन नहीं रखा है अपने पास, बाय द वे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि हमारा जो विकेट कीपर बैकअप ऑप्शन है वो हमने साहबजादा फरहान को मार्क किया हुआ है। नहीं करना चाहिए यार इस तरीके से, आपको दोनों दो कीपर्स लेके जाने चाहिए। हमें पता है कि आप जब जब PCB इस तरह की हरकतें करता है ना, तो उनका मकसद क्या होता है, हमें सबको पता है कि अगर आप किसी एक ऐसे प्लेयर के आगे W लिख रहे हो जो कि कीपिंग करता ही नहीं है, तो इससे हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप क्यों नहीं ले रहे बैकअप विकेट कीपर, बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आता है। तो खैर बहरहाल, ये हमारा स्क्वाड है। अब आ जाते हैं ज़रा 11 पे, जो कि मैंने मुझे लगता है कि होनी चाहिए। पाकिस्तान की 11 बाद में डिस्कस करते हैं, पहले साउथ अफ्रीका की डिस्कस कर लेता हूँ। पहला ओपनर आता है क्विंटन डिकॉक, दूसरा आता है टोनी डिसोर्जी या मैथ्यू ब्रेट्स की, इन दोनों में से कोई एक खेलता है। मेरा अंदाजा यही है, टोनी डिसोर्जी खेलेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैथ्यू ब्रेट्स की को शायद ये पूरी सीरीज ODI की दे देंगे, और ये टोनी डिसोर्जी को शायद T20 और टेस्ट में रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर रेजा हेंड्रिक्स है, ये वन डाउन आएगा, मेरे हिसाब से वन डाउन आएगा ये, ठीक है।
और फिर डोनोवन फेरेरा, ये आपका 2 डाउन आएगा 4th नंबर पे। फिर डिवाल्ड ब्रेविस है, डिवाल्ड ब्रेविस 3रे नंबर पे आएगा, फिर 3 डाउन। फिर कॉर्बिन बॉश, उसके बाद जॉर्ज लिंडा, ये स्पिनर है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है काफी हद तक। फिर लुंगी एनगीडी है, नांद्रे बर्गर है, ऑटनील बार्टमैन है। ये ऑटनील बार्टमैन भी फास्ट बॉलर है, नांद्रे बर्गर भी फास्ट बॉलर है, लुंगी एनगीडी भी फास्ट बॉलर। मैंने इनके 3 फास्ट बॉलर रखे हैं और फिर उसके बाद 4 फास्ट बॉलर रखे हैं। और 11वें नंबर पे इनका 2 मैंने रखे हैं, एक तो ये नकाबा पीटर जो लेग स्पिनर है, या फिर इसकी जगह आएगा लिजार्ड विलियम्स जो कि फुल फास्ट बॉलर है। अब जो मैंने नहीं रखे वो एंडिली सिमिलेन और ये आपका जो प्रेटोरियस है, इसको मैंने नहीं रखा। मैंने 4 फास्ट बॉलर रखे हैं इनके, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पिन पे ये शायद एक स्पिनर से जाएंगे और बाकी अपने 4 फास्ट बॉलर होंगे, और 4 फास्ट बॉलर प्लस एक कॉर्बिन बॉश भी निकलेगा, 5 हो गए, और एक स्पिनर। बॉलिंग शायद मेरे हिसाब से ये बन रही है। अब हो सकता है कि ये एक चीज हो सकती है कि अगर ये मैथ्यू ब्रेट्सकी को भी बैटिंग में डाल देते हैं किसी तरीके से, तो फिर ये 4 फास्ट बॉलर में से शायद एक कम कर दें नीचे, क्योंकि कॉर्बिन बॉश भी तो ऑलराउंडर है ना, वो भी बॉलिंग करता है। तो अगर कॉर्बिन बॉश से आपको लेके 4 फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये मैथ्यू ब्रेट्सकी को भी ऐड कर लें उसके बैटिंग लाइनअप में, ये हो सकता है। तो मैंने तो जो बनाया है वो ये बनाया, 5 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, ठीक है ना, या 5 फास्ट बॉलर में एक ऑलराउंडर भी आता है। तो वैसे एक्चुअली में 4 फास्ट बॉलर है और एक स्पिनर है और एक ऑलराउंडर है। और उसके अलावा अगर इनको लगा कि ये स्पिन ज़्यादा ले रहा है या स्पिन के हिसाब से ऑप्शन होने चाहिए, तो शायद ये रिजार्ड विलियम्स को नीचे से हटाकर नकाबा पीटर पर चले जाएं और एक 2 स्पिन ऑप्शंस रख लें। और फिर अगर 2 स्पिन ऑप्शंस रखेंगे तो फिर 2 स्पिन ऑप्शंस हो जाएंगे और आपकी 3 फास्ट बॉलर की ऑप्शंस हो जाएंगी, प्लस एक जो है वो कॉर्बिन बॉश हो जाएगा। ये अगेन मेरी थिंकिंग है। अब ये 4 फास्ट बॉलर से जाते हैं या मुझे ऐसा लगता है ये शायद ऑल आउट जाएंगे फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर लेके बहुत ज्यादा है। तो या तो ये ऐसे जाएंगे या फिर ये मैथ्यू ब्रेट्सकी को डाल देंगे मेरे, और एक बॉलर कम कर लेंगे नीचे से। 5 फास्ट बॉलर की जगह 4 फास्ट बॉलर हो जाएंगे कॉर्बिन बॉश को मिला के, और एक स्पिनर हो जाएगा। मुझे इनकी बॉलिंग लाइनअप में फास्ट बॉलिंग ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी बॉलिंग लाइनअप। अब आ जाओ हमारी वाली बैटिंग, हमारी वाली क्या बन रही है। सॉरी, एक डिस्कनेक्शन हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की 11 एक्सपेक्टेड 11 फर्स्ट T20 में। तो उसमें पहला जो है वो होगा साइम अयूब, फिर है साहबजादा फरहान, फिर है बाबर आजम, फिर है सलमान अली आगा। अब हसन नवाज और उस्मान खान में आप कर सकते हो कि अगर उस्मान खान ऊपर आएगा तो फिर हसन नवाज नीचे हो जाएगा, वरना अगर आपका जो है वो हसन नवाज ऊपर आएगा तो नीचे आएगा तो उस्मान खान ऊपर हो जाएगा। इसमें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको बाबर और सलमान अली आगा को साथ साथ ही रखना पड़ेगा। इनको आप इससे ज़्यादा मजीद नीचे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैंने मोहम्मद नवाज रखा है, और मोहम्मद नवाज के बाद मैंने फ़हीम अशरफ की जगह मोहम्मद वसीम रखा है फर्स्ट मैच के लिए, ठीक है। और मैं उसको वजह भी बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर सलमान मिर्ज़ा मैंने रखा है बॉलर, और उसके बाद नसीम शाह और अबरार अहमद। अच्छा, मैंने नसीम शाह एक एक्सपीरियंस बॉलर और उसके साथ सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद वसीम रखे हैं दोनों, ठीक है। तो आपकी बॉलिंग अगर फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक भी होती है तो आपके पास जो स्पिन में है ना, वो आपने अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा और साइम अयूब हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारा स्पिन का सेटअप बन जाता है कि अगर हम लोग फास्ट बॉलिंग से काउंटर ना भी कर सके तो हम स्पिन से पकड़ सकते हैं। मैंने पहले मैच में शाहीन शाह अफरीदी को नहीं रखा है, उस्मान तारिक, अब्दुल समद और फ़हीम अशरफ, इन 4 लोगों को मैंने नहीं रखा। उसकी वजह यह है
कि हम ऑलरेडी जो है वो टेस्ट मैचेस पीछे से खिलाते हुए आए हैं शाहिन शाह अफरीदी को, उसको एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ नहीं एक आधा T20 या 2 T20 में रेस्ट तो देना पड़ेगा भाई। ये तो नहीं कर सकते कि उसको पीछे से भी सारे मैचेस दे दिए, 3 T20 भी दे दोगे और 3 ODI भी दे दोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो खेलता है तो, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल खेले। लेकिन क्योंकि उसके फिटनेस इश्यूज होते हैं तो मेरे अपना मेरे अपनी जाती सजेशन यही होगी कि उसको पहला मैच ना दें। और आप अगर अपनी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी हल्की भी कर रहे हो तो अपनी स्पिन पूरी रखो, और स्पिन में अबरार अहमद के साथ जाओ, उस्मान तारिक के साथ नहीं, क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डाल दिया तो स्पिन भी वीक हो जाएगी, फास्ट बॉलिंग भी वीक हो जाएगी। मेरे नज़दीक अगर आपकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक हो रही है, सलमान मिर्जा नया है, मोहम्मद वसीम को ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते, अब नसीम शाह ठीक है एक्सपीरियंस है, तो अगर यहाँ वो फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक भी हो रही है तो आप उसको कवर अप कर सकते हो अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिन लाइनअप से। और तो ये मेरा जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड बन रहा है। और इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ें। इसके अलावा और जो न्यूज़ आ रही हैं मार्केट के अंदर वो ये भी आ रही है कि 2 टीम्स जो हैं वो ऐड होने वाली हैं PSL के अंदर, वो क्या जो कि अच्छी चीज़ है। फैसलाबाद ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है कि फाइनल हो गई है, और शायद कोई एक फ्रेंचाइज और ऐड होगी। लोग नाम ले रहे हैं अलग अलग, कोई हैदराबाद कह रहा है सन से, कोई कोई कुछ नाम ले रहा है। अभी वो फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी वाली फ्रेंचाइज होगी। लेकिन मैं एज अगर फैन बोलूँ ना, मेरी मेरी अगर राय लो तो मैं ये बोलता हूँ यार सियालकोट डालो या पिंडी डालो, क्योंकि ये वो टीम्स हैं जिनकी जिनकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो बड़ी तगड़ी है, और ये एक्साइटमेंट भी लेके आती हैं। और कहीं ना कहीं शायद अगर पिंडी आती है तो शुएब अख्तर भी कहीं ना कहीं उसके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। तो शुएब अख्तर तो बहुत अच्छा प्रमोट कर देगा आपकी पिंडी पिंडी फ्रेंचाइज को। तो एक तो पिंडी पिंडी की जो है ना एक एक अपनी एक जिसे कहते हैं ना फ्लैम्बॉयंस है उसकी एक, तो वो अच्छा एडिशन हो सकता है। और सियालकोट की तो बड़ी रिच हिस्ट्री है यार, क्या क्या प्लेयर है, हमारे पास इमरान नज़ीर आया है, शुएब मलिक आया है। तो सियालकोट से तो सियालकोट स्टैलियंस, और वो जो होती थी पहले वाली हमारी होती थी T20 क्रिकेट जो होती थी बहुत पहले, डोमेस्टिक के टाइम पे 10-15 साल पहले जो होती थी, 20 साल हो गए बल्कि ज़्यादा हो गए। तो उस वक्त फैसलाबाद वुल्व्स और सियालकोट स्टैलियंस होते थे, और बड़े इनके मैच होते थे खतरनाक। और भी टीम्स होती थी पर इनके मैच बड़े खतरनाक होते थे। और कराची की डॉल्फिन्स की टीम होती थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा पास्ट को रिवाइव करना है और जरा वो फ्लेवर लेके आना है जो पहले वाला था, तो मेरे हिसाब से सियालकोट ऐड होनी चाहिए। सियालकोट या पिंडी में से कोई एक टीम जो ऐड होनी चाहिए। हैदराबाद भी ऐड होती है कसम से, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त, मैं उसके भी हक में हूँ। मेरी अपनी ज़ाती राय है पिंडी या सियालकोट में से कोई एक नाम आना चाहिए, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, उसकी फ़ैन फॉलोइंग ना काफ़ी क्रेजी है। तो वो पर सिंध में ना बेसिकली हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा PSL में ना। तो मुझे नहीं पता कि हैदराबाद कराची के लिए नहीं निकलते लोग तो हैदराबाद के लिए ना क्या निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो सियालकोट और पिंडी के जो लोग हैं ना वो बाहर निकलते हैं, और पिंडी का अपना ग्राउंड भी मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो होम ग्राउंड बन जाएगा इस्लामाबाद और पिंडी का। तो ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि होना चाहिए। तो बस यही है, मैंने अपनी 11 आपको बता दी है। इस 11 को आप भी देखो, साउथ अफ्रीका की 11 भी देखो, और मुझे बताओ अपने कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि मैंने 11 सही बनाई है अपनी। एटलीस्ट मुझे साउथ अफ्रीका का इतना नहीं पता, क्योंकि उसमें बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो अननोन भी है ना। तो लेकिन एक्चुअली आप मेरी जो पाकिस्तान की जो 11 है उस पर कॉमेंट करो, और मुझे बताओ कि मैंने 11 सही बनाई है या अच्छी बनाई है, या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या गलती है। गलती भी है तो पॉइंट आउट करो। और उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस भाई बड़े शानदार चल रहे हैं, और ज़ोरदार बैटिंग हो रही है, और धड़ाधड़ 100 लग रहे हैं। और जब वो प्लेयर जिनका कभी नाम भी नहीं सुना वो भी 100 कर रहे हैं, और यंग प्लेयर ज़्यादा कर रहे हैं। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा कि यार इनको नोटिस में लेके आए बेसिकली, बेचारे परफॉर्म करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज आ रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन यार कोई नोटिस में लेकर आओ। और कहीं इनको प्लेटफॉर्म दो यार, कोई पाथवे दो इनको। ये बस परफॉर्मेंस कर करके वहीं के वहीं ज़ाया हो जाते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं उन्हें रूम देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा,
ये हो गया। उसके बाद फिर एक चीज़ और है कि 29 को सेकंड फर्स्ट T20 होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। वो भी बड़ा एक्साइटिंग होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब अपना मैच देखेंगे, रात को ख़त्म करेंगे, तो सुबह 7 या 8 बजे जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा होगा। तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार चीज़ होगी कि क्रिकेट बैक टू बैक मिल रही है और अच्छी टीम्स की मिल रही है। हमारा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका हो रहा है, उसका उनका इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। इससे ज़्यादा कंपेरेटिव मैचेस क्या हो सकते हैं। तो आई जस्ट होप के अच्छे मैचेस हों, इंडिया भी अच्छा स्टार्ट ले। ऑस्ट्रेलिया खैर बहरहाल मेरी फेवरेट टीम है। अगर जब वो मारती है तो मुझे बहुत पसंद आता है। किसी को भी मारती है, पाकिस्तान को भी मारती है, तो मुझे बहुत उनकी उनकी अप्रोच बड़े में देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो खैर मेरी वीडियो बस यहीं तक है आज तक। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपके साथ, कल दोबारा बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।